Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी सोचा है, बाहर मौसम बदले, तनाव बढ़े या हम कुछ भी खाएं पिएं, हमारा शरीर अंदरूनी माहौल को एक जैसा बनाए रखने की कमाल की कोशिश कैसे करता है? हाँ, ये जो संतुलन है जिसे विज्ञान में होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस। हाँ, ये बड़ा नाजुक होता है ना? और जब ये संतुलन बिगड़ता है, हाँ, तब क्या होता है? बिल्कुल। और यहीं से पैथोफिजियोलॉजी की कहानी शुरू होती है। ये वो विज्ञान है जो समझाता है कि बीमारियां शरीर के सामान्य कामकाज को कैसे बिगाड़ देती हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि बीमारी क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये शरीर के सिस्टम को क्यों और कैसे प्रभावित करती है। मतलब वो अंदरूनी गड़बड़ी क्या है। तो आज हम इसी क्यों और कैसे की गहराई में उतरेंगे। हाँ। हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी पर कुछ दस्तावेज हैं जिनमें ये सब है, होम्योस्टैसिस, सेल डैमेज। हाँ, और दिल की बीमारियां, डायबिटीज, थायराइड जैसी जो आम समस्याएं हैं, उन तक की बात है। तो हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से जरूरी बातें निकालकर समझना कि आखिर इन बीमारियों के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कोशिका के लेवल से लेकर पूरे ऑर्गन सिस्टम तक। और कोशिश रहेगी कि जो मुश्किल सी बातें हैं उन्हें थोड़ा आसान करके समझा जाए। तो फिर शुरू करते हैं शरीर के इस हैरत अंगेज संतुलन, होम्योस्टैसिस से। ये वो कमाल की काबिलियत है जिससे बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद शरीर अपने अंदर का माहौल स्थिर रखता है। बिल्कुल, जैसे आपने ब्लड प्रेशर का उदाहरण दिया था। हाँ, जैसे अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए तो शरीर फौरन उसे नीचे लाने के उपाय करने लगता है। सही? हाँ, बिल्कुल। और ये होता है खास तरह के फीडबैक लूप्स के जरिए। ज्यादातर नियंत्रण नेगेटिव फीडबैक से होता है। नेगेटिव फीडबैक, ये कैसे काम करता है? इसे आप घर के एसी थर्मोस्टैट जैसा समझ सकती हैं। जैसे ही तापमान सेट पॉइंट से ऊपर जाता है, एसी चालू हो जाता है ताकि तापमान वापस नीचे आ जाए। ठीक वैसे ही अच्छा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो शरीर ऐसे सिग्नल भेजता है जो उसे कम करके वापस नॉर्मल लेवल पर ले आते हैं। चित्र 1 में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। ये स्टेबिलिटी बनाए रखने का सबसे मेन तरीका है। और ये पॉजिटिव फीडबैक, ये कैसे अलग है? सुनने में तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव। हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक किसी बदलाव को कम करने के बजाय और तेज करता है, उसे बढ़ाता है, एम्प्लीफाई करता है। ओह अच्छा, तो ये कब होता है? ये आमतौर पर किसी खास काम को जल्दी पूरा करने के लिए होता है। जैसे चोट लगने पर खून का थक्का जमना, वो जल्दी होना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। या फिर बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का सिकुड़ना, ये प्रक्रियाएं तेजी से पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत कम होता है और हमेशा किसी एंड पॉइंट पर आके रुक जाता है। क्यों? मतलब क्यों रुकना जरूरी है? क्योंकि अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर खून का थक्का बनता ही जाए। असल में जब ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फेल होते हैं, तभी होम्योस्टैसिस बिगड़ता है और यहीं से कई बीमारियों की शुरुआत होती है। समझ गया। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है, होम्योस्टैसिस फेल होता है, तो इसका सीधा असर सेल्स पर पड़ता है, जिसे सेल्यूलर क्षति या सेल इंजरी कहते हैं। सही कहा। जब कोशिकाओं पर तनाव, स्ट्रेस उनके बर्दाश्त करने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो उन्हें नुकसान पहुंचता है, सेल इंजरी होती है। और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? किस किस वजह से ये हो सकता है? कई कारण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल चोट, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड, रेडिएशन, फिर केमिकल्स हैं, जहर हैं, दवाएं भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन भी? हाँ, इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। लेकिन एक बहुत ही अहम कारण है ऑक्सीजन की कमी, जिससे हाइपोक्सिया या इस्कीमिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी, ये कैसे नुकसान पहुंचाती है? ये सब भी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ये नुकसान हमेशा परमानेंट होता है या कोशिकाएं ठीक भी हो सकती हैं? मैंने सुना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डैमेज के बारे में। बिल्कुल सही। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चोट कितनी गंभीर है और कितनी देर तक रहती है।
अगर तनाव हल्का है या जल्दी हट जाता है तो कोशिका खुद को ठीक कर सकती है। ये हुई रिवर्सिबल क्षति। इसका कोई संकेत होता है? कैसे पता चलता है? हाँ, एक आम संकेत है कोशिका का सूज जाना। हाइड्रोपिक चेंज कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी की कमी से कोशिका के पंप जो सोडियम को बाहर रखते हैं वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, वो Na+K+ पंप। हाँ, वही। तो सोडियम और पानी अंदर भर जाता है। ये लगभग हर तरह की चोट का पहला संकेत होता है। कभी-कभी खासकर लिवर की कोशिकाओं में फैट भी जमा हो सकता है, स्टीटोसिस। और इरिवर्सिबल क्षति मतलब जब कोशिका बच नहीं पाती। हाँ, जब तनाव बहुत ज्यादा या बहुत लंबे समय तक रहता है तो कोशिका उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तब कोशिका मर जाती है, सेल डेथ। और ये मौत भी अलग अलग तरह की होती है। हाँ, मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एक तरह की अनियंत्रित गंदी मौत है जो गंभीर चोट लगने पर होती है। इसमें कोशिका फूलती है, फट जाती है और उसका मलबा बाहर निकलकर आसपास के टिश्यू में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। जैसे कोई इमारत ढह गई हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा है एपोप्टोसिस। इसे सेल्यूलर सुसाइड यानी कोशिका की आत्महत्या भी कहते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, आत्महत्या। हाँ, पर ये एक तरह की प्रोग्राम्ड साफ सुथरी मौत है। ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें कोशिका खुद ही सिकुड़कर छोटे छोटे पैकेट में टूट जाती हैं और पड़ोसी कोशिकाएं उन्हें सफाई से हटा देती हैं, इसलिए इसमें सूजन नहीं होती। तो ये नुकसानदायक नहीं है? नहीं, बल्कि ये शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है, जैसे भ्रूण के विकास के दौरान उंगलियों के बीच की फालतू कोशिकाओं को हटाना या पुरानी पड़ चुकी इम्यून कोशिकाओं से छुटकारा पाना। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि कोशिका की मौत और नई कोशिकाओं के बनने के बीच का जो बैलेंस है, अगर वो बिगड़ जाए तो भी बीमारियां होती हैं। जैसे कैंसर में कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा जीती हैं, मरती नहीं। और डिजेनरेटिव बीमारियों में शायद ज्यादा मर जाती हैं? बिल्कुल, जैसे अल्जाइमर या पार्किंसंस में। तो ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये सब कोशिका के अंदर असल में होता कैसे है? मतलब कौन सी गड़बड़ियां हैं जो कोशिका को इस हालत तक पहुंचाती हैं? वो मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे मुख्य गड़बड़ियां होती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम है एनर्जी यानी एटीपी की कमी, खासकर जब ऑक्सीजन न मिले। हाँ, वो बिजली कटने वाली बात। एग्जैक्टली। हाँ, एनर्जी के बिना कोशिका के जरूरी पंप जैसे वो सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देते हैं। नतीजा, सोडियम और पानी अंदर भरता है, कोशिका सूज जाती है। और एक और पंप है, कैल्शियम पंप। वो भी फेल हो जाता है। हाँ, और उसके फेल होने से कोशिका के अंदर कैल्शियम का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ कैल्शियम क्या करता है? ये खतरनाक क्यों है? ये बढ़ा हुआ कैल्शियम एक तरह से कोशिका के अंदर तबाही मचाने वाले एंजाइम्स को चालू कर देता है, स्विच ऑन कर देता है। कैसी तबाही? एंजाइम जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए को तोड़ते हैं या कोशिका की झिल्लियों को, मेम्ब्रेन्स को ही पचा डालते हैं। दूसरी बड़ी गड़बड़ी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या होता है? चोट लगने पर या सामान्य मेटाबॉलिज्म के दौरान भी कुछ हानिकारक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स या आरओएस कहते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और कोशिका के फैट, प्रोटीन और डीएनए को डैमेज करते हैं। जैसे जंग लगना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, सेल्यूलर लेवल पर। और तीसरी अहम गड़बड़ी है कोशिका की झिल्लियों को नुकसान पहुंचना, मेम्ब्रेन डैमेज। किन झिल्लियों को? चाहे वो बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाते हैं, या लाइसोसोम जिनमें वो खतरनाक पाचक एंजाइम होते हैं। इनके टूटने से बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टूटी तो एनर्जी पूरी तरह खत्म, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन टूटी तो वो एंजाइम बाहर लीक होकर पूरी कोशिका को ही पचा डालेंगे। तो ये सब एक साथ भी हो सकता है? अक्सर ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। एनर्जी खत्म हुई, आयन बैलेंस बिगड़ा, कैल्शियम बढ़ा, फ्री रेडिकल्स बने, झिल्लियां टूटी। ये एक तरह का डाउनवर्ड स्पाइरल है। वाह, ये तो काफी मतलब विनाशकारी प्रक्रिया है कोशिका के लिए। तो जब कोशिकाओं को इस तरह नुकसान पहुंचता है तो शरीर चुप तो नहीं बैठता होगा? यही पर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का रोल आता है ना? बिल्कुल। सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को अक्सर हम सिर्फ एक समस्या समझते हैं, जैसे दर्द, लाली, गर्माहट। लेकिन असल में ये शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रक्षात्मक कदम। रक्षात्मक कैसे? ये चोट, इन्फेक्शन या किसी भी जलन पैदा करने वाली चीज के खिलाफ शरीर का पहला रिस्पॉन्स है। इसका मकसद है नुकसान पहुंचाने वाले एजेंट को हटाना,
मरी हुई कोशिकाओं और मलबे को साफ करना और फिर मरम्मत का काम शुरू करना। अच्छा, और इसके वो 5 क्लासिक संकेत? हाँ, वो 5 क्लासिक संकेत लाली, रूबोर, गर्माहट, कैलोर, सूजन, ट्यूमर, दर्द, डोलोर और उस हिस्से का काम न कर पाना, फंक्शोलेसा। ये संकेत हमें बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, कि डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो तीव्र सूजन यानी अक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता क्या है? जैसे कट लगने पर जो तुरंत होता है, वो लाल होना, सूजना। तीव्र सूजन में मुख्य रूप से 2 काम होते हैं। पहला, खून की नलियों में बदलाव और दूसरा, इम्यून कोशिकाओं का हरकत में आना। पहले वेसल्स में क्या होता है? पहले चोट वाली जगह पर खून की नलियां फैल जाती हैं, वेज़ोडाइलेशन कहते हैं। ऐसा हिस्टामाइन जैसे केमिकल के निकलने से होता है। इससे वहां खून का बहाव बढ़ जाता है, इसीलिए वो जगह लाल और गर्म लगती है। अच्छा, लाली और गर्माहट का कारण ये है? हाँ, फिर इन नलियों की दीवारें ज्यादा लीकी यानी पारगम में हो जाती हैं, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इससे खून का प्लाज्मा और प्रोटीन निकलकर आसपास के टिश्यू में जमा होने लगते हैं। इसे एक्सुडेशन कहते हैं। इसी से सूजन, ट्यूमर आती है। और इम्यून कोशिकाएं कैसे पहुंचती हैं वहां? वो सैनिक कैसे आते हैं? यही दूसरा यानी सेल्यूलर चरण है। इसमें सफेद रक्त कोशिकाएं, खासकर न्यूट्रोफिल्स, ये समझ लीजिए कि शरीर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर फौजी हैं। हाँ हाँ, वाह, ये खून के बहाव से निकलकर चोट वाली जगह पर पहुंचते हैं। ये बड़ा सधावा काम है। पहले वो नली की दीवार के किनारे आते हैं, मार्जिनेशन, फिर लुढ़कते हुए रोलिंग आगे बढ़ते हैं, फिर मजबूती से चिपकते हैं, फर्म एडहीजन, और फिर दीवार के बीच से निचोड़कर बाहर टिश्यू में आ जाते हैं। इसे डायापेडिसिस कहते हैं। वाह, ये तो पूरा ऑपरेशन है। और बाहर आकर ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? वहां पहुंचकर वे एक तरह के केमिकल सिग्नल, जैसे बैक्टीरिया के छोड़े हुए पदार्थ, हाँ। उनका पीछा करते हुए सीधे निशाने पर पहुंचते हैं। इसे कीमोटैक्सिस कहते हैं। मतलब जीपीएस की तरह? हाँ, एक तरह से। फिर शुरू होता है सफाई अभियान। वे फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या मलबे को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। हाँ, और फिर उन्हें खतरनाक केमिकल जैसे वो आरओएस जिनकी हमने बात की थी और एंजाइमों से मार डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन क्या? इस लड़ाई में कभी-कभी आसपास के स्वस्थ टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाता है। कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन का एक साइड इफेक्ट है। अच्छा, और दर्द क्यों होता है फिर? डॉलर। दर्द के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो सूजन के दबाव से नसों पर प्रेशर पड़ता है, और दूसरा कुछ केमिकल जैसे ब्रैडिकिनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं, जो दर्द के सिग्नल्स को बढ़ाते हैं, नर्व एंडिंग्स को सेंसिटाइज करते हैं। और फंक्शन लॉस, काम ना कर पाना? वो दर्द सूजन और टिश्यू डैमेज की वजह से होता है। जाहिर है, अगर जोड़ में सूजन है और दर्द है तो इसे हिलाना मुश्किल होगा। तीव्र सूजन का अंत कई तरह से हो सकता है। जैसे? सबसे अच्छा तो है कि पूरी तरह ठीक हो जाए, रेजोल्यूशन, या फिर मवाद बन सकता है, फोड़ा, एब्सेस, या निशान पड़ सकता है, फाइब्रोसिस, और अगर कारण बना रहे, इन्फेक्शन या जलन जारी रहे, तो ये क्रॉनिक यानी लंबी चलने वाली सूजन में बदल सकती है, और यहीं पर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं काम आती हैं इस प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए। ये समझना कि सूजन एक जरूरत भी है और समस्या भी बन सकती है, वाकई दिलचस्प है। चलिए अब इन बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ आम बीमारियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हृदय प्रणाली से। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इसके बारे में बताइए, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का सीधा मतलब है धमनियों में, आर्टरीज में खून का दबाव लगातार ज्यादा रहना, आमतौर पर 140/90 mmHg या उससे ज्यादा। ज्यादातर मामलों में, करीब 90-95% केसेस में, ये प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। मतलब इसका कोई एक अकेला सीधा कारण पता नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्यों होता है? इसके पीछे कई सिस्टम्स की गड़बड़ी होती है। 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, हमारा लड़ो या भागो वाला सिस्टम। हाँ, स्ट्रेस वाला। और दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS कहते हैं शॉर्ट में। ये RAS क्या है? सुनने में काफी जटिल लगता है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम सीधा है। RAS एक हार्मोन सिस्टम है जो शरीर में नमक, पानी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हाइपरटेंशन में अक्सर ये दोनों सिस्टम, SNS और RAS, जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ओवरड्राइव में चले जाते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है?
नतीजा, खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, वैज़ोकंस्ट्रिक्शन, और शरीर ज्यादा नमक और पानी रोकने लगता है, सोडियम वाटर रिटेंशन। दोनों ही चीजें ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? इनके अलावा जेनेटिक्स का रोल है, खून की नलियों की अंदरूनी परत, एंडोथीलियम का ठीक से काम ना करना, मोटापा, खाने में ज्यादा नमक और बढ़ती उम्र, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आखिरकार होता ये है कि खून के बहने के रास्ते में रुकावट, जिसे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और ये खतरनाक क्यों है अगर लक्षण नहीं होते शुरू में? इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये चुपचाप बिना बताए लंबे समय तक दिल, दिमाग, किडनी, आंखों जैसे जरूरी अंगों पर बोझ डालता रहता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। लक्षण तब आते हैं जब डैमेज काफी हो चुका होता है। और जब दिल पर इतना बोझ पड़ता है तो क्या होता है? शायद यहीं पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात आती है, जब दिल शरीर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। बिल्कुल। CHF का मतलब ही यही है कि दिल इतना कमजोर हो गया है कि वो शरीर की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त खून पंप नहीं कर पा रहा। और इसे कंजेस्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि खून ठीक से आगे न बढ़ पाने के कारण वो पीछे जमा होने लगता है। कहाँ जमा होता है? अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो रहा है तो खून फेफड़ों में जमा होता है, पल्मिनरी कंजेशन, जिससे सांस फूलती है। और अगर राइट साइड का फेल हो रहा है तो खून शरीर के निचले हिस्सों जैसे पैरों में, लिवर में जमा होता है, पेरिफेरल एडीमा, इसीलिए वो सूजन दिखती है। ये अक्सर हार्ट अटैक के बाद या लंबे समय से चल रहे हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। लेकिन आपने पहले बताया कि शरीर संतुलन बनाने की कोशिश करता है, कॉम्पनसेट करता है, तो यहाँ क्या होता है? शरीर कोशिश तो करता है। जब दिल कमजोर होता है तो वही SNS और RAS सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो दिल की धड़कन तेज करते हैं, खून की नलियां सिकोड़ते हैं और शरीर में पानी रोकते हैं ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। तो ये तो अच्छी बात हुई ना? शुरू में तो ये मदद करता है, लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय में ये बहुत नुकसानदायक साबित होता है। ये कमजोर दिल पर और ज्यादा बोझ डालते हैं, उसे और थकाते हैं और दिल की बनावट को भी बिगाड़ देते हैं। एक तरह से दिल बड़ा और मोटा हो जाता है, पर कमजोर। इसे रीमॉडलिंग कहते हैं। ओह, इसीलिए इलाज में इन सिस्टम्स को ब्लॉक करते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए हार्ट फेलियर के इलाज में इन बचाव वाले सिस्टम्स को ही ब्लॉक करने वाली दवाएं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, AC इनहिबिटर्स दी जाती हैं। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर असल में ये दिल को आराम देने और उसे और खराब होने से बचाने के लिए जरूरी है। समझ गया। दिल की एक और आम समस्या है इस्केमिक हार्ट डिजीज, IHD। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज से कैसे जुड़ी है? IHD का मतलब है इस्कीमिया इन हार्ट, यानी दिल की मांसपेशियों को ही खून की सप्लाई कम होना। ये तब होती है जब दिल को खून सप्लाई करने वाली नलियों यानी कोरोनरी धमनियों में रुकावट आ जाती है। और ये रुकावट क्यों आती है? इसकी सबसे आम वजह है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी इन धमनियों के अंदर प्लाक जम जाना। ये प्लाक चर्बी, खासकर कोलेस्ट्रॉल, सूजन वाली कोशिकाओं, कैल्शियम और दूसरी चीजों का जमाव होता है। ये धीरे धीरे धमनी को संकरा कर देता है। तो इससे क्या होता है? जब दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कसरत करते समय, तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन संकरी धमनी उतनी सप्लाई नहीं कर पाती। इस डिमांड सप्लाई के मिसमैच से दिल की मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। और हार्ट अटैक, वो कैसे होता है? अगर ये प्लैक अचानक फट जाए, प्लैक क्या फट है? जाए, तो उस पर खून का थक्का यानी थ्रोम्बस जम जाता है। ये थक्का धमनी को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। नतीजा, दिल के उस हिस्से को खून मिलना एकदम बंद हो जाता है और वो हिस्सा मर जाता है। इसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक कहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर वही हैं जो प्लैक बनने को बढ़ावा देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल, LDL, स्मोकिंग, डायबिटीज। आप देख सकते हैं कि सूजन, इन्फ्लेमेशन यहाँ भी प्लैक बनने और फटने में एक अहम रोल निभाती है। ये तो दिल की बातें हुई। अब थोड़ा हार्मोन्स की दुनिया में चलते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, DM, ये तो आजकल बहुत आम है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है? डायबिटीज का मतलब है खून में शुगर, ग्लूकोज का लेवल लगातार जरूरत से ज्यादा रहना, हाइपरग्लाइसीमिया। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। ऑटो इम्यून बीमारी है ये। तो इंसुलिन बनता ही नहीं? हाँ, नतीजा शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं या बहुत ही कम बनता है।
इसलिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ये ज्यादातर कम उम्र में होता है। और टाइप 2 वो ज्यादा कॉमन है शायद। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज कहीं ज्यादा आम है। इसमें शुरुआत में शरीर इंसुलिन तो बनाता है, पर कोशिकाएं उस पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे दरवाजा तो है, चाबी इंसुलिन भी है, पर ताला ठीक से खुल नहीं रहा। अच्छा। बाद में धीरे धीरे पैंक्रियाज थक जाता है और इंसुलिन बनाना भी कम कर देता है। इसका सीधा ताल्लुक मोटापे, खराब लाइफस्टाइल, कसरत की कमी और जेनेटिक्स से है। और डायबिटीज से लंबे समय में क्या दिक्कतें आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस? लंबे समय तक खून में ज्यादा शुगर रहने से शरीर की छोटी माइक्रोवैस्कुलर और बड़ी मैक्रोवैस्कुलर दोनों तरह के खून की नलियों को नुकसान पहुंचता है। कैसे? छोटी नलियों के डैमेज से आंखों पे असर पड़ता है, यानी रेटिनोपैथी, जिससे अंधापन हो सकता है। किडनी खराब हो सकती है, नेफ्रोपैथी। और नसों को नुकसान पहुंचता है, न्यूरोपैथी, जिससे पैरों में सुन्नपन या जलन होती है। और बड़ी नलियों का? बड़ी नलियों के डैमेज से एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी वो प्लाक जमने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब थायराइड पर आते हैं। हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये क्या है? ये दोनों थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाती है, उसके ठीक से काम न करने की स्थितियां हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाती है, ओवर एक्टिव हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसका सबसे आम कारण है ग्रेव्स डिजीज। ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें एंटीबॉडीज थायराइड को लगातार उत्तेजित करती रहती हैं, जैसे कोई एक्सेलरेटर पर पैर रखे हुए हों। तो लक्षण क्या होते हैं? शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, तो वजन घटना, भूख लगने के बावजूद गर्मी बर्दाश्त न होना, पसीना ज्यादा आना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण आते हैं। गले में सूजन यानी गॉइटर और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई सी एक्सोफ्थाल्मस भी दिख सकती हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म? इसका उल्टा हुआ, अंडर एक्टिव। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड जरूरत के मुताबिक हार्मोन नहीं बना पाती। उन इलाकों में जहां खाने में आयोडीन की कमी नहीं है, इसका सबसे आम कारण है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। ये भी ऑटोइम्यून है। मतलब इम्यून सिस्टम खुद ही थायराइड को डैमेज कर रहा है? हाँ, इसमें इम्यून सिस्टम धीरे धीरे थायराइड को नष्ट कर देता है। दुनिया के कई हिस्सों में आयोडीन की कमी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है। इसमें लक्षण कैसे होते हैं? इसमें मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, तो वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, थकान, सुस्ती, कब्ज, डिप्रेशन, दिल की धड़कन धीमी होना जैसे लक्षण आते हैं। इसमें भी गॉइटर हो सकता है। क्या हम संक्षेप में नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र की एक-एक बीमारी पर भी बात कर सकते हैं? जैसे पार्किंसंस रोग, ये क्या है? जरूर। पार्किंसंस रोग, पीडी, एक धीरे धीरे बढ़ने वाला न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मतलब इसमें दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और इसका असर मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, मूवमेंट पर पड़ता है। इसके पीछे क्या गड़बड़ी होती है? इसके पीछे की मुख्य वजह है दिमाग के एक खास हिस्से, सब्सटेंशिया नाइग्रा, में डोपामीन नाम का केमिकल बनाने वाली नर्व कोशिकाओं का धीरे धीरे खत्म होना। डोपामीन हमारी मांसपेशियों की गतिविधि को स्मूथ और नियंत्रित रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो डोपामीन कम होने से क्या होता है? जब इसकी कमी होती है तो पार्किंसंस के मुख्य मोटर लक्षण सामने आते हैं, जैसे धीमी हरकतें, ब्रेडिकिनेजिया, आराम करते समय हाथों में कंपी, रेस्टिंग ट्रेमर, मांसपेशियों में अकड़न, रिजिडिटी और चलने फिरने में संतुलन बनाने में दिक्कत। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, कोशिकाओं के अंदर अल्फा साइन्यूक्लियन नाम के प्रोटीन के असामान्य गुच्छे, जिन्हें लेवी बॉडीज कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। और पाचन तंत्र से पेप्टिक अल्सर डिजीज, पीयूडी जिन्हें कहते हैं। पेट के छाले। हाँ, पेप्टिक अल्सर पेट या छोटी आंत के पहले हिस्से, ड्यूडेनम, की अंदरूनी परत में होने वाला एक घाव या छाला है, म्यूकोसा में ब्रेक। ये क्यों बनता है? ये तब बनता है जब पेट में मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर्स, अटैकिंग फोर्सेस, और पेट की रक्षा करने वाले फैक्टर्स, डिफेंसिव फोर्सेस, के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर कौन से हैं? जैसे पेट का एसिड, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन पचाता है, एक खास बैक्टीरिया जिसका नाम H. पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है,
और NSAID यानी दर्द और सूजन कम करने वाली दवाएं जैसे आइब्यूप्रोफेन, एस्पिरिन। और रक्षा ऑन करता है? पेट की अपनी रक्षा प्रणाली है, जैसे बलगम म्यूकस की एक मोटी परत, बाइकार्बोनेट जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल जो म्यूकस बनाने और ब्लड फ्लो बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अल्सर में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, ज्यादातर अल्सर या तो H. पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या NSAID दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से। H. पाइलोरी पेट की परत में सूजन पैदा करता है और उसे कमजोर करता है। NSAID उन रक्षात्मक प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकते हैं। एसिड इस नुकसान को और बढ़ा देता है, इसीलिए कहा जाता है नो एसिड नो अल्सर। इलाज में एसिड कम करने वाली दवाएं और अगर H. पाइलोरी है तो उसे खत्म करना शामिल है। ये वाकई एक गहरी और जानकारी भरी चर्चा रही। हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर लगातार वो संतुलन, होम्योस्टेसिस बनाने की कोशिश करता है। कैसे अलग-अलग बीमारियों में कुछ कॉमन पैटर्न दिखते हैं, जैसे सूजन, कोशिकाओं को नुकसान, शरीर के अपने रिस्पॉन्स सिस्टम में गड़बड़ी। हाँ, और कैसे हमारी जीवन शैली, हमारा खान-पान, हमारा माहौल, ये सब इन बीमारियों के होने या न होने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। बिल्कुल। इन सब प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ होना बहुत जरूरी है, न सिर्फ मेडिकल फील्ड वालों के लिए बल्कि हम सब के लिए भी। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि सूजन यानी इन्फ्लेमेशन, इनमें से कई बीमारियों में एथरोस्क्लेरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, अल्सर, यहाँ तक कि पार्किंसन जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में भी एक कॉमन कड़ी की तरह मौजूद है। तो क्या भविष्य में इलाज का फोकस इन बीमारियों के अलग-अलग लक्षणों के बजाय सूजन जैसे इन साझे अंदरूनी रास्तों, कॉमन अंडरलाइंग पाथवेज को टारगेट करने पर ज्यादा होगा? ये एक दिलचस्प संभावना है। या फिर इन जटिल तंत्रों को समझना हमें, यानी आम लोगों को, अपनी सेहत बेहतर ढंग से संभालने या जो मेडिकल खबरें आती हैं उन्हें सही नजरिए से देखने में कैसे मदद कर सकता है, कैसे सशक्त बना सकता है? वाकई सोचने लायक बात है। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।